हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 20 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी PDF मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साइड में जो बेल आइकन का होगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली जो सारी लेटेस्ट वीडियोज़ है कंटिन्यू मिलती रहेगी बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए कल का क्विज था, भारत सरकार ने बांध पुनर्वास परियोजना के वित्त पोषण के लिए किसके साथ 960 करोड़ रुपए का एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो आपका सही आंसर था वर्ल्ड बैंक के साथ ये समझौता किया था इंडिया सरकार ने। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका अपना, सरकार ने इस साल अब तक 14 उत्पादों को भौगोलिक संकेत या GI टैग प्रदान किया है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए अब तक इस साल 2019 में जो है गवर्नमेंट ने टोटल 14 प्रोडक्ट्स को भौगोलिक संकेत GI टैग दे दिया है, जिसमें कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट की लिस्ट हमने देखी यहाँ पे लिए हैं ऑप्शन में, और देखना है इनमें से कौन सा नहीं है इस लिस्ट में। ठीक है, तो पहला है काला जीरा, जिसको हिमाचल प्रदेश के लिए GI टैग दिया गया है, सही है। जीरा फूल है, इसको छत्तीसगढ़ के लिए GI टैग दिया गया है। जो कंदमाल हल्दी है, इसको उड़ीसा के लिए GI टैग दिया गया है। सिरसी सुपारी को कर्नाटक के लिए GI टैग दिया गया है। और जो राबस्टा कॉफ़ी है, इसको केरल के लिए GI टैग दिया गया है। तो आपके सारे सही है यहाँ पे ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। वैसे 14 प्रोडक्ट अब तक दिए गए हैं 2019 में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे हमने इस ऑप्शन में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका किस राज्य से जो है कौन से प्रोडक्ट का संबंध है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करेंगे GI टैग क्या है। देखिए काफ़ी बार मैं बता चुका, वैसे अगर आप रेगुलर आपने जो है विजिटर्स हैं इस चैनल पे, ठीक है, तो GI टैग GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में भौगोलिक संकेत और इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देखिए ये उन उत्पादों को दिया जाता है जिन मतलब कि जो उत्पाद किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में पैदा होते हैं या फिर एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं और एक विशिष्ट गुण रखते हैं, तो उन्हीं को GI टैग प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है किसी विशिष्ट क्षेत्र में वो उत्पन्न होता है, पैदा होता है या फिर एक विशिष्ट गुण रखता है, तो उसको GI टैग दिया जाता है। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए भारत में GI टैग जो एक्ट है 2003 में लागू किया गया था, तब से जो है भारत के जो प्रोडक्ट है उनको GI टैग देना शुरू किया गया था। ठीक है, भारत में पहला जो GI टैग दिया गया था वो किसे दिया गया था, वो दिया गया था जो भारतीय उत्पाद जो मतलब कि दार्जिलिंग चाय है, दार्जिलिंग की जो चाय है उसको सबसे पहले भारत में GI टैग दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसकी वैलिडिटी जो होती है GI टैग की वो 10 साल की होती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 10 साल के बाद फिर से जो है उसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है, और वो फिर से एक बार जो है उसको सर्वे किया जाता है कि उसको फिर से चुना जाना चाहिए या नहीं चुना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अपना। हाल ही भारतीय नौसेना व वियतनामी सेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंडिया VPN बायलैटरल एक्सरसाइज के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। यह कहाँ पे किया गया है, तो सही आंसर होगा कैमरन खाड़ी में। देखिए कैमरन की जो खाड़ी है ये कहाँ पर है, ये वियतनाम के अंदर ही है, और वहीं पे ये इसका सेकेंड एडिशन जो है भारतीय नौसेना और जो वियतनामी नौसेना है इन दोनों के बीच का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये आयोजित किया गया है। तो आपको ध्यान रखिएगा, लोकेशन पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये इस बार वियतनाम का कैमरन खाड़ी में किया गया है। ठीक है, ये इसका दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण जो हुआ था पिछली बार 2018 में हुआ था वो, ठीक है, मई 2018 के समथिंग वो हुआ था, और वो भी वियतनाम में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगर इसके उद्देश्य की हम बात करते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, यानी कि एक समुद्री अभ्यास है, और इसका मकसद है दोनों देशों के जो मतलब कि समुद्री संबंधित जो जितने भी जो डेटा है, जितने भी जो मतलब कि सूचनाएं हैं समुद्री संबंधित, उनका आदान प्रदान करने के लिए ही इसका आयोजन करवाया जाता है। ठीक है,
चलिए थोड़ा सा वियतनाम के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई। हनोई वियतनाम की कैपिटल है। साथ ही अगर यहाँ पे करेंसी की बात करते हैं तो डोंग इसकी करेंसी है, ठीक है, डोंग, वियतनामी डोंग, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है अभी यहाँ के वो है ग्यूएस फ्यू ट्रोंग, जो है यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अपना। भारत ने अपतटीय पवन ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? सही आंसर होगा आपका, ये किया है यहाँ पे डेनमार्क के साथ, ठीक है। डेनमार्क और भारत के बीच में ये समझौता हुआ है और ये किससे रिलेटेड समझौता है? अपतटीय पवन ऊर्जा और जो नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है उसी में बढ़ावा देने के लिए, उसी में एक दूसरे के सहयोग के लिए ही ये समझौता किया गया है, ठीक है। इसके तहत जो भारत में मतलब कि एक भारत डेनमार्क एनर्जी सेंटर का भी जो है उद्घाटन किया जाएगा या फिर स्थापित किया जाएगा, यानी कि इन दोनों देशों के सहयोग से भारत में एक एनर्जी सेंटर भी जो है इसके तहत स्थापित किया जाएगा, ठीक है। देखिए इसका उद्देश्य यही है कि जो नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में मतलब कि नई नई तकनीकों को इम्प्लीमेंट करना, उनका विकास करना और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ही ये समझौता किया गया है, ठीक है। चलिए डेनमार्क के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए डेनमार्क जो है इसकी कैपिटल जो है वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है इसकी क्या है? कैपिटल है, ठीक है। और जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन, इसकी करेंसी है डेनिश क्रोन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसी के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट समझौते हुए हैं रिसेंटली, वो भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा शॉर्ट में। तो देखिए एक समझौता हुआ है चिकित्सा और होम्योपैथी क्षेत्र में, और ये किसके बीच हुआ है? भारत और बोलीविया के बीच में, ठीक है। भारत बोलीविया समझौता हुआ है, वो किससे रिलेटेड है? चिकित्सा और होम्योपैथी क्षेत्र से। दूसरा समझौता है भारत ब्राज़ील समझौता, ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है भारत और ब्राज़ील के बीच में, ठीक है। तीसरा समझौता है भारत कंबोडिया समझौता, ये हुआ है दोनों देशों के बीच में, भारत कंबोडिया के बीच में संचार क्षेत्र में सहयोग के लिए, ठीक है। और चौथा जो हुआ है भारत दक्षिणी कोरिया समझौता, ये हुआ है दोनों देशों के बीच संयुक्त डाक टिकट जारी करने को लेकर ये समझौता हुआ है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली ये हुए हैं, ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। फिर देखिए अपना अगला अपडेट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है पिछले एक दशक में किंगफिशर एयरलाइन के बाद अपनी सेवाएं बंद करने वाली दूसरी बड़ी विमानन कंपनी कौन सी बन गई है? सही आंसर होगा जेट एयरवेज। देखिए रिसेंटली अभी जेट एयरवेज ने जो है अपना कामकाज बंद कर दिया है, अपनी सेवाएं, और ये दूसरी बड़ी विमानन कंपनी बन गई है अपना कामकाज करने वाली किंगफिशर के बाद में, ठीक है। तो चलिए देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यह एक विमानन कंपनी है, भारत की देसी विमानन कंपनी है जो जेट एयरवेज है, ठीक है। ये स्वदेशी कंपनी है जिसने हाल ही में बैंकों ने मतलब कि इसको क्या कर दिया था, इसको ऋण देने से इनकार कर दिया बैंकों ने, और इसी वजह से इस पर काफ़ी सारा कर्ज था और इसी के कर्ज के बोझ से इसने जो अपना कार्य का वो बंद कर दिया है, ठीक है, ये जेट एयरवेज ने। चलिए देखिए अगर यहाँ मैं जेट एयरवेज की बात करता हूँ तो जो जेट एयरवेज है वो भारतीय एक एयरलाइन है जो देश की दूसरी सबसे बड़ी एयर सेवा प्रदाता कंपनी है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये देश की दूसरी सबसे बड़ी एयर सेवा प्रदाता कंपनी थी, ठीक है, जेट एयरवेज। आपको यहाँ पे याद होगा पिछले दिनों मतलब कि कुछ साल पहले किंगफिशर ने भी अपनी सेवाएं बंद कर दी थी, ठीक है। किंगफिशर ने क्यों की थी आपको पता ही होगा, जो इसके ओनर है किंगफिशर के वो कौन है? माल्या, विजय माल्या, ठीक है। तो उन्हीं के वो ठीक है जो कर्ज था उनके ऊपर, उनकी वजह से जो है किंगफिशर बंद हुई थी और अब यहाँ पे जेट एयरवेज का कामकाज भी बंद हो गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। किस देश ने रावण पष्ट नामक अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? सही आंसर होगा श्रीलंका। देखिए मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूल पाओगे इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, जो रावण है वो लंका से संबंधित था, ठीक है, उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया शायद, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर याद रख लोगे, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए श्रीलंका की बात कर लेते हैं। जयवर्धनपुरा यहाँ के जो है जो कैपिटल है जयवर्धनपुरा कोटे, और जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपीज यहाँ की
करेंसी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट अपडेट। हाल ही जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए रिसेंटली 2019 का जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो जारी हो चुका है। देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड ऑप्शन। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इसमें भारत को 140 रैंक प्राप्त हुई है। बिल्कुल सही है, भारत को इसमें 140वां रैंक प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की करंट अफेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे 140वीं रैंक भारत को मिली है, और ये कितने में से मिली है? आउट ऑफ 180। 180 देशों की रैंकिंग थी इस बार, जिसमें भारत को 140वें नंबर पर रखा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, तो नॉर्वे कंट्री जो है उसको इसमें पहला स्थान मिला है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः फिनलैंड और स्वीडन रहे हैं, तो ये भी सही है। सेकंड पोजीशन फिनलैंड को मिला है और थर्ड पोजीशन यहाँ पे स्वीडन को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अंतिम स्थान पर रखा गया है तुर्कमेनिस्तान को, तो ये भी सही है। लास्ट जो पोजीशन मिला है 180वां रैंक, वो किसे मिला है? तुर्कमेनिस्तान को मिला है। तो आपके चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसके बारे में। तो भारत के यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो, भारत को इसमें 140वां स्थान मिला है, और जो यहाँ पे स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, भारत का स्कोर इसमें रहा है 45.67। भारत को आउट ऑफ 100 45.67 जो है स्कोर मिला है, और रैंकिंग की बात करते हैं तो 140 मिला, ठीक है। भारत के ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, नीचे जो है यहाँ पे अल्जीरिया है, और ऊपर जो है साउथ सूडान है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए पिछले साल से थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं भारत का, ठीक है। तो भारत जो है पिछले साल रहा था इसमें 2018 में जो रैंक थी उसमें भारत को 138वां स्थान मिला था, और इस बार मिला यहाँ पे 140वां, तो यानी कि -2 अंकों का यहाँ पे भारत को गिरावट हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही गई होगी, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, किस भारतीय महिला को ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी लंदन का सदस्य या FRS जो है नियुक्त किया गया है? तो ये फेलोशिप जो है नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? गगनदीप कंग को किया गया है। देखिए जो गगनदीप कंग है ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है, जिनको ये ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी की जो है FRS नियुक्त किया गया है, ठीक है। और यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं ये भारत की पहली महिला है जिनको इसका सदस्य चुना गया है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट अपडेट की, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अपडेट अपना, डाइचे बैंक ने भारत में नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है, चुना गया है, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका जो यहाँ पे कौशिक सपारिया है, ये डाइचे बैंक के भारत में नए CEO के रूप में चुने गए हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि ये भारत में के लिए चुने गए, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो डाइचे बैंक है ये एक इंटरनेशनल या फिर जो है अदर कंट्री का बैंक है, और ये है जर्मनी का बैंक, ठीक है, जिसकी ब्रांच भारत के अंदर भी है, और उसी ब्रांच का ये यहाँ पे जो नया CEO नियुक्त किया है कौशिक सपारिया को किया गया, ठीक है। इससे पहले इस पद पर थे वो थे रवनीत गिल थे इससे पहले पर, और अब इन्होंने जो है यहाँ से इसके हटने पर जो है कौशिक सपारिया बन गए हैं, ठीक है, नए CEO। तो इतना आप ध्यान रख लीजिएगा, और ये जर्मनी का बैंक है मूल रूप से, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना, शोमिलियो बाओबे किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर होगा माली। देखिए माली जो कंट्री है MALI इंग्लिश में लिखते हैं इसको, ठीक है, और इसी के ये जो है प्रधानमंत्री हैं, PM हैं, जिन्होंने अपने पद से रिसेंटली इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने का कारण यही था कि जो इनका जो कंट्री है माली, इसमें काफ़ी ज़्यादा हिंसा जो है हो रही थी, और उस पर ये कंट्रोल नहीं कर पाए, और इसी वजह से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। चलिए माले की कैपिटल जान लेते हैं। तो माले की जो कैपिटल है वो है बामाको। बामाको जो है यहाँ की कैपिटल है, और जो करेंसी है वो है फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक यहाँ की करेंसी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना,
UNMISS यूनिमिस के तहत किस देश ने 150 भारतीय शांति रक्षकों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मान प्रदान किए गए? तो सही आंसर होगा दक्षिणी सूडान। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वैसे, और पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यूनिमिस देखिए, अगर इसकी मैं फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है उसी का एक मिशन है दक्षिणी सूडान के अंतर्गत। और इसी के तहत जो यहाँ पे कार्यरत थे 150 भारतीय शांति रक्षक, उन्हीं को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए या फिर इसमें योगदान के लिए ये सम्मान या पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। देखिए क्वेश्चन है आज का, अगस्त 2018 में निम्न में से किससे पीएम फसल बीमा योजना का सीईओ नियुक्त किया गया था? तो जो पीएम फसल बीमा योजना है इसके सीईओ कौन है ये आपको बता देना है झट से कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सअप फेसबुक जो भी है आपके साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।